बच्चों, जैसा कि कल मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आज से सेपरेट पार्ट के फॉर्म में हम कंप्लीट केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस साल ज़्यादा है, राइट। तो कई बच्चों के कल मैसेज आए मेरे कल के लेक्चर के बाद, जो बच्चों ने मैसेज किया कि सर ऑर्गेनिक से पहले इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो, पढ़ना तो है ही अपने को पूरा, राइट, लेकिन पहले इनऑर्गेनिक करा दो। ऐसा कई बच्चों के मैसेज कल मुझे मिले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक पहले भी कई बार मैंने रिवाइज करा दिया है, ठीक है ना। तो कई बच्चों को इनऑर्गेनिक में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, चलो पढ़ना तो सब कुछ है, चलो इनऑर्गेनिक से ही स्टार्ट कर देते हैं पहले। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले कवर करेंगे, पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट होने के बाद, 11th का पार्ट हो या वो 12th का पार्ट हो, कहीं का भी हो, ठीक है ना, पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद ऑर्गेनिक की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। चलिए, राइट, तो अब हम जो रिवाइज करवाएंगे बच्चों, उसकी टेक्निक क्या रहेगी पहले आप सुन लीजिए, ठीक है ना। लास्ट ईयर तक हम क्या करते थे, वीडीज कैप्सूल देते थे, उस वीडी कैप्सूल में हम क्या करते थे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन करते थे, ठीक है ना, जिन क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती थी। तो अब आपको इस बार उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस बार आप और हम एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, ठीक है ना, कि मैं आप सबको वीडियो कैप्सूल दे दूं और आप सब करने लगो, ठीक है। उसमें जो भी डाउट्स आएंगे फिर आप वो कैसे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि डाउट्स तो बहुत सारे आते ही हैं, इसलिए आपको इस बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो कैप्सूल में मैं देने वाला था, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ खुद डिस्कस करूंगा, ठीक है। जितने कंसेप्ट जो होंगे, जिनके आने के चांसेस है, जिन कंसेप्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो कंसेप्ट भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसलिए आपको अब कुछ भी इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, एसिड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो एसिड की बात करेंगे। अब जब मैं एसिड की बात कर रहा हूं बच्चों, तो मैं क्वेश्चन कहीं का भी ले सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पी ब्लॉक का ही हो, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में एसिड में पी ब्लॉक के ही रहते हैं, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन आपको वही दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर आप पी ब्लॉक पढ़ा रहे हो या एस ब्लॉक पढ़ा रहे हो, नहीं। आपको जब नीट का पेपर मिलेगा बच्चों, तो उसमें ये हेडिंग नहीं लिखा रहेगा कि ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, अभी पी ब्लॉक फिनिश हुआ, चलो एस ब्लॉक के क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम भी वैसा ही पढ़ेंगे जैसा आपको पेपर मिलेगा, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन, राइट, उठा के देंगे, उसका कंसेप्ट हम बताएंगे, राइट। लेकिन अब आपको इतना ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, जितना मैं पूरा पढ़ा दूंगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब आपको अच्छे से पढ़ के पेपर देने चले जाना है एकदम बिंदास होकर के, ठीक है ना। ओके, तो चलिए एसिड की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट, और मैंने जानबूझ करके वही एग्जांपल मेंशन किया है जो पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए देखिए, H3PO4, H3PO3, H3PO2, सबसे ज्यादा किसका दे रखा है, H3PO2 का, उससे कम H3PO3 का, उसके बाद H3PO4 फास्फोरिक एसिड का, ठीक है ना, राइट। तो करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, क्या ये ऑर्डर करेक्ट है आपको बताना है, ये भी देख लो, ये भी देख लो और ये भी देख लो, मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट है, चलिए बताइए जल्दी से। हो गया, सॉल्व कर लिया। चलिए, क्या है आंसर आपका, कौन कौन सा करेक्ट है, चलिए देखिए जल्दी से। फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट नहीं है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, ठीक है ना। आपको यहां पर क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है, ये मत बोलना कि सर कोई एक ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पर कंसेप्ट सीख करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। एग्जाम में तो जो आएगा वो एक ही कोई करेक्ट रहेगा, लेकिन इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है ना, तो जो जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। मैं चाहूँ तो इन्हीं को अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट सीखना है बस, ठीक है ना। तो आप देख लो, ये ऑर्डर आपको दिया जा सकता है। इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं अक्सर, मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं, यहाँ मिस्टेक नहीं करते बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। बच्चों को क्या लगता है, और कुछ जगह पर ऐसा पढ़ाया भी जाता है, H3PO4 सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद H3PO3, उसके बाद H3PO2, ऐसा कई जगह पर ऐसा पढ़ाया जाता है, कई बच्चों के नोट्स में ऐसा ही लिखा हुआ, कई लोगों ने पढ़ाया हुआ उन्हें, ठीक है ना। ये गलत है बच्चों, फास्फोरिक एसिड में, और कंसेप्ट भी है, कंसेप्ट भी लोग बताते हैं, बच्चे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोलता है, बच्चा क्या बोलता है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ,
बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट फास्फोरिक एसिड के केस में, मतलब फास्फोरस के केस में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मतलब अगर यहीं पर अगर सल्फर होता, राइट, ये कंसेप्ट लगता है बच्चों, ठीक है। क्लोरीन है, देखिए वो कंसेप्ट लगेगा, राइट। क्लोरीन के केस में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद HClO3, उसके बाद HClO2, ये होगा करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, ठीक है ना, ये करेक्ट होगा। मतलब HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, यहाँ +7 है, यहाँ +5 है, यहाँ +3 है बच्चों। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिडिक, ये कंसेप्ट है, इसलिए मैं कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा पर्पस है यहाँ पर आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, मतलब कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, राइट, और वो क्वेश्चन भी पता चल जाए जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये देखिए बच्चों, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिडिक, राइट। इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, HClO4। यहाँ पर क्या दे रखा ऑर्डर, इसको सबसे ज्यादा एसिडिक दे रखा है, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा, ये मतलब करेक्ट नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। ये करेक्ट है, राइट, क्योंकि ये फास्फोरस एसिड का है। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है बच्चों। तो फास्फोरस के केस में ये ऑक्सीडेशन वाला कंसेप्ट नहीं लगता है। अगर आप गलती से लगा दोगे कंसेप्ट तो आपको लगेगा +5 सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है इन दोनों में से, राइट, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, सब बच्चे बोलते हैं, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो ये मेरा ये पॉइंट याद रखना बच्चों, इसे भूलना मत कि फास्फोरस के केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला एसिडिक नहीं होता है, ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है ना। जितना कम ऑक्सीडेशन है फास्फोरस का उतना ज्यादा एसिडिक होता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसी के केस में होता है, बाकी में ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। मतलब बाकी कोई एग्जांपल आए तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सी एसिड वाले सब ऑक्सी एसिड है बच्चों, जितना ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ये ज्यादा एसिडिक रहेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, ये एसिडिक है बच्चों, ठीक है, ये नहीं है, ये गलत ऑर्डर दे रखा है। ये क्यों सही है, जरा देखिए, ये नाइट्रोजन है बच्चों 15 ग्रुप, ये सल्फर है 16 ग्रुप, और ये 17 ग्रुप। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करते हो बच्चों, एसिडिक नेचर हमेशा बढ़ता है। एक कंसेप्ट और सिखा दिया मैंने, राइट। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ सल्फर है, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। ये 15 ग्रुप, ये 16 ग्रुप, और ये 17 ग्रुप। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे बच्चों, एसिडिक नेचर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, याद रखिएगा ये कंसेप्ट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक का है बच्चों। तो ऑर्गेनिक का भी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है बच्चों, उसके बाद ये एसिटिक एसिड, इसके नीचे ऐसे नाम भी लिख लेना, ठीक है, नाम से भी दे देता कभी, एसिटिक एसिड, ये क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, ओके, फॉर्मिक एसिड। तो ये तो ज्यादातर बच्चों को याद ही रहता है, ये बड़ा फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा, उसके बाद बेंजोइक एसिड रेजोनेंस की वजह से, और उसके बाद का आंसर रहता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया, सारा कंसेप्ट भी सब कुछ आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट, जहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं बच्चों, वो आंसर ये टिक करके चले जाते हैं, जबकि ये गलत है। तो इस पॉइंट को नहीं भूलना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया, राइट, यहाँ पर आपको कंसेप्ट सिखाया ऑक्सीडेशन वाला, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो मोर एसिडिक रहेगा, और ये कंसेप्ट सिर्फ फास्फोरस के केस में नहीं लगता, बाकी पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है बच्चों, चाहे वो क्लोरीन का ऑक्सी एसिड हो, चाहे वो सल्फर का ऑक्सी एसिड हो। तो अभी आपको ये इन दोनों में बताना है विच वन इज मोर एसिडिक। तो आप इमीडिएट आंसर दे सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में जिसका ज्यादा रहेगा आपको, बट ऑब्वियस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा। यहाँ कितना रहेगा बच्चों, +6 रहेगा, राइट। यहाँ पर कितना रहेगा, 6 रहेगा, 4 रहेगा यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, इसका, इसलिए क्या रहेगा, मोर एसिडिक रहेगा। तो यहाँ भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला मोर एसिडिक हुआ, ये है करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई ऑक्सी एसिड देता है, तो ऑक्सी एसिड जो है, ये सब ऑक्सी एसिड है बच्चों, ये भी, राइट। तो जब भी कोई ऑक्सी एसिड रहता है तो वहां पर क्या रहेगा बच्चों, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका रहेगा वो मोर एसिडिक होगा, एक्सेप्ट फास्फोरस। फास्फोरस के केस में अपोजिट होता है बच्चों, कम ऑक्सीडेशन वाला मोर एसिडिक होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए ये क्वेश्चन निकाल लीजिए जल्दी से।
यहाँ पर ये एक ही ग्रुप के दे रखे हैं, देखिए बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। एक ही क्लोरीन में क्या होता है बच्चों, ऊपर से नीचे, अब आप देख लो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ ऑक्सी एसिड है ये HClO4, HBrO4 और HiO4, मैंने इसकी बात नहीं की है, HCl HBr HI, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है बच्चों। ये ऑक्सी एसिड है, राइट, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, ठीक है, ये ऑक्सी एसिड है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, ये नॉर्मल एसिड है। ओके, तो ऑक्सी एसिड में क्या होगा बच्चों, HClO4, ऑक्सी एसिड में कंसेप्ट कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगता है, मींस जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा बच्चों उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, इसलिए एसिडिक ऑर्डर भी क्या रहेगा, ये रहेगा। मतलब आप इसे डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि ऊपर से नीचे ग्रुप में ऑक्सी एसिड का एसिडिक नेचर घटता है, डिक्रीज होता है, मींस ऊपर वाले का ज्यादा एसिडिक होता है, क्लोरीन ऊपर आता है इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता बच्चों, यहाँ उसका जस्ट यहाँ ऊपर से नीचे एसिडिक नेचर बढ़ता है, मतलब HI का क्या रहेगा, एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगा। इसको आसानी से तोड़ोगे, H प्लस I माइनस आसानी से टूटेगा, आसानी से H प्लस दे रहा है, साइज डिफरेंस की वजह से आयोडीन का बड़ा साइज, हाइड्रोजन का छोटा साइज, साइज डिफरेंस है, आसानी से टूट जाएगा, H प्लस फ्री हो जाएगा तो मोर एसिडिक होगा। तो ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा, मतलब नॉर्मल एसिड में ऊपर से नीचे एसिडिक नेचर बढ़ता है, जबकि ऑक्सी एसिड में ऊपर से नीचे एसिडिक नेचर घटता है। आप चाहो तो ये कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ ये आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ नोट कर लोगे और पूरा इनऑर्गेनिक मैं जब खत्म कर दूंगा तो आपका जो अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा बच्चों, और वही नोट्स आप जाओगे अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लोगे और फिर एग्जाम देने चले जाओगे तो बहुत 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 अच्छा पेपर जाएगा आपको, ठीक है ना। और अगर आप नोट नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे एक बार सुन लोगे और आपको लगेगा बस एक बार सुन लेते हैं हो गया, एग्जाम देने चले जाओ, तो फिर कोई मतलब नहीं बच्चों। आपको एकदम फ्रेंकली बता दूं, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, उसे नोट करो, ये सब क्वेश्चन जो मैंने लिखाया हूँ आप एक कॉपी ले लो, आज से ही एक कॉपी ले लो और आप जितना मैं ये सब पॉइंट बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे सब लिख रहा हूँ, इसे सब कुछ नोट करो। इस वीडियो को आप रोक रोक करके बीच बीच में सब कुछ नोट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर बना दे रहा हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ नोट कर सको, और कंसेप्ट भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट भी आपको नोट करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो भी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा, राइट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों वही आने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए बच्चों, ठीक है ना। इसलिए नोट्स बना लो और बस उसी को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लो और बिंदास होके चले जाओ। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ना, ठीक, कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है ना। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना, दोनों बातों में डिफरेंस है, राइट। अगर आप सिर्फ एक बार सुन लोगे और कहोगे बीडी सर ने बोला मेरे पेपर अच्छा जाएगा, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना, मींस इन सबको नोट करना, उसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना, जो कंसेप्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि रट लिया हो गया बाद में भूल गए, जो कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया है, कंसेप्ट यहाँ पे क्या सिखाया है, एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, वो ऑक्सी एसिड है, तो ठीक है ना, ये ऑक्सी एसिड है। बट नॉर्मल एसिड में ऊपर से नीचे क्या होता है बच्चों, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, मतलब नीचे वाले का ज्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंसेप्ट क्या सिखाया बच्चों कि कोई भी ऑक्सी एसिड हो, कोई भी ऑक्सी एसिड हो, क्या होता है बच्चों वहां पर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, जैसे देखिए ये सेम ग्रुप के क्लोरीन 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 सेम ग्रुप के हैं, ठीक है ना। तो सेम ग्रुप का क्वेश्चन आ जाता है, फिर क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पे वही कंसेप्ट लगा, लेकिन ये कंसेप्ट कहाँ नहीं लगता, फास्फोरस में नहीं लगता बच्चों। ये कंसेप्ट फास्फोरस में जिसका कम ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो मोर एसिडिक होता है। तो ये है कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों ब्राउन रिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। जब आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा तो पी ब्लॉक में ब्राउन रिंग टेस्ट आपको मिला होगा बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ब्राउन रिंग के, आप देख लीजिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है विच इज ब्राउन कलर गैस, इनमें से कौन सा ब्राउन कलर गैस है, राइट। सेकेंड है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग, और थर्ड है ब्राउन रिंग इज, मतलब ब्राउन रिंग इनमें से कौन सा है, राइट। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए बच्चों। जितने भी हमारे रिपीटर के स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो ऑर्गेनिक बैच के हों या ऑर्गेनिक बैच के अलावा जो नॉर्मल अपना रेगुलर रिपीटर का बैच था उसके हों, या फिर 12th के बच्चे हों, वो सब के सब जल्दी से जल्दी आ जाओ, राइट, और सब वीडियो लेक्चर देख लो,
राइट, नहीं तो फिर बाद में लेक्चर मिस हो जाएगा, फिर बाद में कहोगे हमें पता नहीं था। और अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल पा रहा है किसी रीज़न की वजह से, तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे पुराने स्टूडेंट, वो सब अपने ही फ्रेंड को एक बार बता दें कि वीडी सर ने पूरा वीडी कैप्सूल स्टार्ट कर दिया है, राइट, पूरा वीडी कैप्सूल ही है बच्चों, ठीक है ना। अब इसे वीडी कैप्सूल समझ लो, रिवीजन समझ लो, राइट। तो वीडी कैप्सूल में मैं यही सब तो देता था, क्वेश्चन ही तो सब देता था, राइट। और मैं उस टाइम पे क्या करता था, लास्ट ईयर तक सिर्फ क्वेश्चन देता था, क्योंकि तब मैं वहाँ पे रहता था, राइट। तो बच्चों को जो डाउट रहता था डेली सॉल्व करते थे वीडी कैप्सूल, और जो भी उसमें डाउट रहते थे वो आके हमसे डायरेक्ट पूछ लेते थे। अभी क्या है कि मैं अगर कैप्सूल दे दिया, डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, कुछ बच्चे करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ में डाउट आएगा, नहीं बनेगा तो छोड़ देते हैं बच्चे, कंप्लीट नहीं करते उसे। इसलिए अब मैं खुद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जितना मैं वीडी कैप्सूल में आपको देता वो मैं सारा कुछ आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। और खुद उसको सॉल्व करने के बाद आपको टाइम भी दे रहा हूँ सॉल्व करने का, उसके बाद खुद उसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो जितना बचा हुआ टाइम है उसमें मैं ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा बच्चों, इसलिए आप परेशान ना हो, बस करते चलो आप फटाफट, ठीक है ना। तो बाकी अपने फ्रेंड्स को जरूर बता दीजिएगा ताकि उनका मिस ना होने पाए। चलिए, कर लिया होगा अब तक ये क्वेश्चन बच्चों। तो ब्राउन कलर गैस, इसमें से कौन कौन सा ब्राउन कलर की गैस है बच्चों? NO2 ब्राउन कलर की गैस है, यस है NO2 ब्राउन कलर की गैस, ठीक है ना। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में एक चार्ट बना दे रखा है नाइट्रोजन ग्रुप में, राइट। जो बातें मैं बोलता हूँ उसे आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हो बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आपको हिंट दे देता हूँ। नाइट्रोजन फैमिली में जाओगे, उसमें एक चार्ट बना हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हेडिंग लिखा, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में आप देखोगे NO2, वो जहाँ पे है वहाँ पे लिखा होगा ब्राउन कलर की गैस होता है NO2। और ब्रोमीन भी कैसा होता है बच्चों? ब्राउन ही होता है, राइट। ये कभी भूलेगा ही नहीं, देखो ब्राउन में भी Br आ रहा है और यहाँ पर भी Br आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो Br यहाँ भी है, Br यहाँ भी है, ब्राउन याद रखने का एक तरीका, ठीक है। CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, ये भी कैसा होता है बच्चों? ब्राउन ही होता है, ब्राउन कलर की गैस होती है, ये भी CrO2Cl2 जिसे क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। और अब क्या होगा बच्चों? तो क्या हुआ, तीनों ब्राउन कलर, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जिन बच्चों का डी आया होगा बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, आपसे पता चल गया, दोबारा जब आएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताना है बच्चों Fe का, राइट। ब्राउन रिंग में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, इसे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लो। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है क्या? जब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पहचान जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप निकाल लोगे। इनमें से कौन सा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है? देखिए ध्यान से और बताइए, ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर करना है मुझे, ठीक है ना। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दूंगा ताकि जिस बच्चे का कंसेप्ट 100% क्लियर है सिर्फ उसी का आंसर सही हो गया। अगर किसी बच्चे को मान लो क्लियर ना दिखा, मैं बोल भी दे रहा हूँ FeH2O होल 5 NO कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है SO4। नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन क्या है? FeSO4 डॉट NO। और थर्ड नंबर है FeH2O होल 5 NO और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 2+। और डी ऑप्शन है ऑल। हो गया, आई थिंक अब तक सॉल्व कर लिया होगा आपने। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर जाएगा डी ऑल, ठीक है। कुछ बच्चों ने जरूर मिस्टेक किया होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं बच्चों? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आए, खास बात ये है, रिपीट कर रहा हूँ, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आए तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है बच्चों। अब आप चेक कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। NO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? +1 होता है, ठीक है। और SO4 पे चार्ज कितना होता है? 2- होता है। अब जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आ जाएगा, जो देखो मैं फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। X मान लिया, H2O कैसा होता है? न्यूट्रल, तो ये 0 है बच्चों। NO पे कितना होता है? +1 इक्वल टू के बाद यहाँ पे कितनी, यहाँ -2 चार्ज आ रहा है SO4 पे, तो यहाँ कितना आएगा? +2, यहाँ हमने रख दिया +2। जरा देख लीजिए यहाँ पर ये उधर गया तो कितना आ गया बच्चों? +1। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ भी NO पे कितना होता है बच्चों? NO पे +1 होता है। अभी भी मैंने बता दिया, एग्जामिनर बना के नहीं देगा, आपको मालूम होना चाहिए NO पे +1 होता है। यहाँ +2 चार्ज है, तो यही बात तो हो गई। देखो NO पे +1 है और यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है? +2। सल्फेट को हटा दिया, +2 चार्ज लगा दिया, बात तो एक ही है, दोनों कॉम्प्लेक्स तो सेम ही है, राइट। तो इसलिए ये भी सही है। FeSO4 भी सही है, क्योंकि सल्फेट को हटाओगे NO पे +1 होता है, यहाँ पर कितना आएगा? +1 ही तो आ रहा है यहाँ पर, राइट। मतलब ये भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? डी जाएगा, ठीक है। आई
थिंक अब आपका ये भी क्लियर, यहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर, ग्राउंडिंग का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया, जो कंसेप्ट है वो भी मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन क्या आ सकता है, कॉपर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आपसे, क्योंकि वही एक ऐसा है जो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। मींस अगर आपको कॉपर 2+ दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट जब बनता है बच्चों तो कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 2+ कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। इस वजह से वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे भी आपको मालूम है ये ज़्यादा स्टेबल होता है 3D10 होने की वजह से। कॉपर +1 है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, हटा दोगे 3D10 बनेगा बच्चों। जब इसका आप कन्फिग्रेशन लिखोगे 3D10 फुलफिल है, पूरा भरा हुआ है, इस वजह से मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। ओके तो चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, आपको यही जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे सीखा है वही आपको ऐसे रिएक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। CuCl2 का KCl के साथ रिएक्शन दे देगा बच्चों, राइट। तो CuCl2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +2 है। तो जब KCl रिएक्शन करेगा तो ये पहले कन्वर्ट होता CuCl होल ट्वाइस में थोड़े टाइम के लिए, और ये इमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है, इमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, मतलब बहुत तेजी से कन्वर्ट हो जाता है Cu2Cl होल ट्वाइस में। रिएक्शन नहीं याद करना है आपको, ठीक है ना। आपको ये कंसेप्ट 2+ है, इसमें कन्वर्ट है +1 में। यहाँ देखिए 2+ है, इसमें कन्वर्ट हो गया है +1 में। क्यों, इसका साइनाइड इसके क्लोरीन को हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लो आप, ताकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आए, क्योंकि यहाँ पर कितना है बच्चों, +2 है, यहाँ कितना होना चाहिए +1, तो ये +2 से किस में कन्वर्ट होना है, +1 में कन्वर्ट होना है, तो Cu2Cl होल ट्वाइस। फिर KCl का रिएक्शन कराया तब भी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, वो KCl है तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, +2 और यहाँ क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कॉम्प्लेक्स में +1, मतलब ये रिएक्शन आपको लर्न नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राइट। अभी लास्ट में आपको ये करना कि आप ये मत सोचो कि हम आपको रिएक्शन लर्न करना सिखा रहे हैं ना, आपको वो टेक्निक सिखा रहे हैं जिससे बिना रिएक्शन के आते हुए भी आपका क्वेश्चन सही हो जाए बच्चों, ठीक है। तो आपके सामने ये ऑप्शन रहेगा, आपका काम क्या है देखना कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कॉपर 2+ दे रखा है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कॉपर +1 बनेगा, और KCl है, और KCl का काम होता है कॉम्प्लेक्स बनाना। क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है ना, इसीलिए उसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया। देखिए ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, राइट, तो बना लिया। उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। चार ऑप्शन देख लेना, +1 जिसमें कॉम्प्लेक्स के साथ दिखाई दे उसी को टिक कर देना, बिंदास रहना। अब हो सकता है इसमें ये भी पूछ ले कि ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन टाइप की रिएक्शन है, तो आप +2 से +1 में जा रहा है तो क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ, मतलब KCl ने क्या किया, इसे कॉपर का रिडक्शन किया, ठीक है। तो KCl एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा रहा, कॉम्प्लेक्स बना ही देगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और रिडक्शन भी किया है कॉपर का, तो दोनों काम यहाँ पर KCl कर रहा है, राइट। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। ओके चलिए नेक्स्ट, ये नोट में अलग से क्यों लिखा बच्चों, कि अगर एग्जामिनर ने कभी बोला कॉपर +1 जो है वो एक्वस मीडियम में है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो अगर कॉपर +1 एक्वस मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है, तो वो कॉपर 2+ नॉर्मल कॉपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऐसा कभी होता है जब एक्वस मीडियम में कॉपर +1 हो, तब वो कॉपर 2+ और कॉपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा, ये एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन है बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आपको, ये कुछ एग्जांपल हैं जो कुछ फेमस एग्जांपल हैं बच्चों, जिनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। फर्स्ट दे रखा CrO5, आपने इसे रेडॉक्स में भी पढ़ा होगा, रेडॉक्स केमिस्ट्री में भी। बटरफ्लाई इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ये देखिए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने, राइट। बहुत बार पूछा गया है ये, आपको देख के याद ही आ गया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था बटरफ्लाई स्ट्रक्चर किसका है, चार ऑप्शन दे दिया था, तो CrO5 का है, राइट। तो आप देख लीजिए मैंने उसका स्ट्रक्चर भी बना दिया बच्चों, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है एक करके, ठीक है। तो क्रोमियम का यहाँ पर कितना आता है, 6 आता है, कैसे आता है मैं वो भी बता दूं। यहाँ ऑक्सीजन का -1, तो यहाँ पर क्रोमियम का +1, इस ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, इस ऑक्सीजन की वजह से -1, तो यहाँ पर उसका अपोजिट +1, यहाँ पर -1, तो यहाँ कितना है +1, यहाँ -1, तो यहाँ कितना है +1, यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए ऑक्सीजन पे आएगा -2, क्योंकि बॉन्ड कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ -2, तो यहाँ कितना है क्रोमियम पे +2, यहाँ लिख दीजिए +2, ये देख लीजिए आप, टोटल +6 हो गया कि नहीं हो गया,
राइट, इसलिए मैंने लिख दिया। तो पता चल गया आपको CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना होता है, +6 होता है बच्चों, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, B3O8 है, उसका भी स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। आप देख लीजिए एक बार फटाफट, सबके स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी करिए। हो गया, सबने देख लिया, चलो। तो सबको पता चल गया आपको ऑक्सीडेशन नंबर, सबके स्ट्रक्चर भी पता चल गए। B3O8 बना दिया मैंने। यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, क्योंकि यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, तो इसकी वजह से यहाँ +2, यहाँ भी +2 और इसकी वजह से यहाँ भी +2, कितना आ गया, +6 आ गया। यहाँ 2 बॉन्ड है इसलिए कितना आएगा, 4 आएगा। इनकी वजह से नहीं आएगा क्योंकि सेम सेम एटम है, तो यहाँ 4 आया, यहाँ कितना है, 6 है, मतलब इन दोनों ब्रोमीन का 6 आएगा, इसका कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। C3O2 में सेंटर वाले कार्बन का 0 रहता है क्योंकि सेम सेम एटम्स लगे हुए हैं। यहाँ -2 पे है, कितना आएगा, +2, मतलब इन दोनों कार्बन का +2, सेंटर वाले का 0, ठीक है ना। S4O62-, यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज है, यहाँ पर थायो लिंकेज है, आप देख सकते हो बच्चों, सल्फर सल्फर का लिंकेज है, थायो लिंकेज है। तो जो सल्फर सल्फर का लिंकेज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि सेम सेम एटम है। और जो ये नॉर्मल सल्फर है बच्चों, इनका कितना आएगा, +5 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। CaOCl2 आप देख लीजिए, CaOCl2 का भी देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना, बड़ा फेमस है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्लोरीन जो कि कैल्शियम से लगा हुआ है, उसका कितना होगा, -1। यहाँ पर इस क्लोरीन का एक का -1 और इस वाले क्लोरीन का +1, भले दोनों क्लोरीन है बट इस एक क्लोरीन का -1 आ रहा है, एक क्लोरीन का +1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, उसको ये रीजन है। यहाँ -1 तो कितना आया, +1, यहाँ इसकी वजह से -1 है तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर +1 है तो यहाँ -1, यहाँ -1 है तो यहाँ कितना आएगा, +1। देखिए कैल्शियम में कितना आ गया, +2 आ गया कि नहीं, और कैल्शियम में +2 तो होना ही चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो देख लिया आपने। तो अगर आपसे कोई पूछे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, राइट, आपसे पूछा जाए कि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या बोलोगे, क्लोरीन का -1, दूसरे क्लोरीन का +1, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल इसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है I4O9 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना। I4O9 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर Na-N3 है, Ki3 है, Pb3O4 है, NH4 NO3 में नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ Pb का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें बच्चों को कुछ में प्रॉब्लम आती है और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल आपको P ब्लॉक में मिलेंगे, कुछ S ब्लॉक में मिलेंगे आपको, जैसे ये P ब्लॉक का एग्जाम्पल है, ये भी P ब्लॉक का एग्जाम्पल है, ये भी आपको P ब्लॉक में मिलेगा, ये आपको S ब्लॉक में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस सब का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, राइट। I4O9 मॉलिक्यूल जो है आप डायरेक्ट ऐसे निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब I4O9 किस फॉर्म में पाया जाता है, IO3 होल थ्राइस के फॉर्म में पाया जाता है बच्चों। जब इसे ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, इस आयोडीन कितना चला जाएगा, 3+ प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, IO3- के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो I3+ IO3- के फॉर्म में पाया जाएगा। तो इस आयोडीन पे कितना चार्ज आ गया, 3+, मतलब एक आयोडीन पे 3+, और दूसरे आयोडीन पे हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो -6 इक्वल टू के बाद ये -1 हमने यहाँ रख दिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +5, मतलब इस आयोडीन पे आया 3+ और इस वाले आयोडीन पे कितना आ गया, +5। जिस ऑप्शन में होगा ये दोनों टिक कर दोगे आप, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट Na-N3 और Ki3 देखने में एक जैसे लगते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है बच्चों, ठीक है ना। आप देखिएगा ध्यान से, Na-N3 को जब ब्रेक करते हैं तो Na+ और N3- में ब्रेक कर देते हैं। अब हमें इस नाइट्रोजन का निकालना है, इस नाइट्रोजन को हमने x मान लिया, कितने x हैं बच्चों, 3x हैं, तो 3x इक्वल टू यहाँ पे कितना चार्ज है, -1 रख दिया हमने, तो x इक्वल टू कितना गया, -1/3, मतलब इस नाइट्रोजन कितना आ गया, -1/3 आ गया। तो Na-N3 में इसका कितना आ गया बच्चों, -1/3 आ गया नाइट्रोजन का, ठीक है। अब Ki3 को भी ब्रेक करो, क्या होगा, K+ I3-, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर Na+ N3-, ऐसे यहाँ पर K+ I3-, तो जैसे इसका निकाला वैसे इसका निकाल देते हैं और तुरंत आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर N3- है, यहाँ पर I3- है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर -1/3 है तो यहाँ भी -1/3, ऐसा नहीं होता बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों नहीं होता वो भी बताएंगे आपको, बिकॉज यहाँ पर I3- जो है बच्चों
तो I3 माइनस इस फॉर्म में पाया जाता है, I2 प्लस I माइनस। और यही नहीं पता रहता बच्चों को, इस वजह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक करते हैं बच्चों। तो I3 माइनस किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, इस फॉर्म में I2 प्लस I माइनस। तो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, 0, राइट, क्योंकि नॉर्मल है। तो I2 का क्या होगा, 0, और I माइनस का कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। मतलब I3 माइनस में 2 आयोडीन हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। एक I2 फॉर्म में होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और एक माइनस का -1 होता है बच्चों। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है ना। ओके, लेकिन N3 माइनस में क्या होता है, -1/3 होता है। अब कई बच्चों दिमाग में आया होगा, इसका मतलब क्या N3 माइनस इस फॉर्म में पाया जाता है क्या? अगर ये पूछे N2 और N2 माइनस, जैसे ये पाया जा रहा है I2 I माइनस, तो क्या ये पाया जाएगा N2 N माइनस में, क्या N3 माइनस पाया जाएगा? तो नहीं। अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो फिर इसका आंसर भी ऐसा ही होता बच्चों। तो इस फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये N3 माइनस के ही फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग आता है। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को ये बातें नहीं पता रहती, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में मिस्टेक करवा लेता है, ठीक है ना। और इतना साल भर एफर्ट किया है बच्चों, तो फिर लास्ट में पेपर अच्छा ना जाए तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता साल भर पढ़ने का। इसलिए जो जो पॉइंट हैं जहां जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, वो सब पॉइंट मैं इसी वजह से डिस्कस कर दे रहा हूं। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, Pb3O4 है बच्चों, राइट। ये भी पी ब्लॉक में मिलता है। Pb3O4 किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, PbO2 + 2 मोल ऑफ PbO के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ Pb का +4 आएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, राइट। और यहाँ एक ही ऑक्सीजन तो कितना आएगा, +2, मतलब एक Pb का +4 और एक Pb का +2 आएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसका अगर एग्जांपल दे दिया बच्चों, तो NH4NO3 कैसे ब्रेक करते हैं, NH4 + NO3-, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आएगा, मैंने फाइंड आउट कर दिया। देख लीजिए, एक का -3 आएगा, दूसरे का कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। ये मैंने CRO5 बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, रेडॉक्स केमिस्ट्री में भी एग्जांपल आता है। इसका कलर भी अगर कभी पूछ ले तो ये ब्लू कलर का होता है बच्चों, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई, मैंने बना दिया। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऑक्सीडेशन नंबर का, मतलब पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे जहां से ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। कुछ पी ब्लॉक के एग्जांपल थे, कुछ एस ब्लॉक के थे बच्चों, राइट, कुछ डी ब्लॉक के, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चों, परऑक्सी का कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल परऑक्सी के हैं। मींस आपको एग्जांपल ऐसे दे देगा एग्जामिनर और पूछेगा इनमें से कौन सा परऑक्सी लिंकेज है, किसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए, अब आप कैसे पहचानोगे कि किसमें परऑक्सी लिंकेज होता है, किसमें नहीं होता बच्चों, पढ़ते हो फिर सब भूलते हो। चलिए देख लेते हैं। BaO2 ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, -1 है, क्योंकि ये बेरियम जो है वो सेकेंड ग्रुप का, बीमक का सरबा सेकेंड ग्रुप का है ना। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं बच्चों, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1 आएगा, राइट। यहाँ पर भी पोटेशियम है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1 आएगा। तो ऑक्सीजन पे जब -1 आए बच्चों, तो वो क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज होता है। मतलब ये P मतलब परऑक्सी लिंकेज है, इसमें भी परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है ना। ओके, परऑक्सी लिंकेज दोनों में है, पहचान लिया हमने। यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज नहीं होती बच्चों, ये सुपर ऑक्साइड कहलाता है, राइट। सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम भी बनाता है, बहुत कम बनाता है लेकिन बनाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये पॉइंट। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नॉर्मली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों, सोडियम भी बना सकता है बट बहुत कम बनाता है बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलो नेक्स्ट PbO2, ये नॉर्मल ऑक्साइड कहलाता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बच्चों, नॉर्मल ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड नहीं होता बच्चों। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, -2 आ रहा है ऑक्सीजन का, इस वजह से नॉर्मल ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद ये देख लो आप, H2SO5, H2S2O8, CrO5 अभी भी बताया था, इसका स्ट्रक्चर भी बताया था। स्ट्रक्चर में आपको ऐसे बताया था मैंने, ये ऐसे बताया था ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड की लिंकेज है, इसी को तो परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं बच्चों, की ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड रहे, तो इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। अब आप इन तीनों को देख लो, ये सल्फर के यहाँ पर एसिड है बच्चों। अब देखो इसमें परऑक्सी लिंकेज है या नहीं है, जल्दी से देखो, सोचो, फटाफट सोचो।
जल्दी 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 देख लिया, सोच लिया। चलो इसमें परऑक्सी लिंकेज है, इसमें भी परऑक्सी लिंकेज है और इसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं है, ठीक है ना। अब क्यों नहीं है, कैसे हमें कैसे पता चल गया इसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं है, अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तो क्लियर हो गया आपको, नॉर्मल ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आया तो परऑक्सी लिंकेज कहलाता है बच्चों। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अगर दिखाई दे तो वो कौन सा ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन के साथ, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम भी बना सकता है। नॉर्मल ऑक्साइड ऑक्सीजन में -2 चार्ज तो नॉर्मल ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हमने कैसे पहचान लिया कि ये परऑक्साइड नहीं है, मतलब परऑक्सी लिंकेज इसमें प्रेजेंट नहीं है, अभी आपको तरीका पता चलेगा, इसके बाद जो कंसेप्ट सिखाएंगे उसमें से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हमने परऑक्सी लिंकेज समझा, अब थायो लिंकेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं, अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, राइट, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, नीट वगैरह के या जेई वगैरह के, कहीं के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है किसी बच्चे ने, तो फिर उसको ये सब के क्वेश्चन मिले होंगे, परऑक्सी लिंकेज के क्वेश्चन मिले होंगे, थायो लिंकेज के क्वेश्चन मिले होंगे, और इसमें जरूर बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से ये सब पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है जो पॉइंट मैं सब डिस्कस करूंगा सब क्वेश्चन वहीं में से रहने वाला है बच्चों, ठीक है। इसलिए तो वो सब पॉइंट जानबूझ के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल परेशान हो, बस समझते चलो अच्छे से, कंसंट्रेट होकर सब पढ़ते रहो बस, ठीक है, और एकदम बिंदास रहो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए थायो लिंकेज की बात कर लेते हैं बच्चों। कोई भी एग्जामिनर आपने आपके सामने कोई भी एग्जांपल दे दिएगा तो आप कैसे इमीडिएट पहचान लोगे थायो लिंकेज है या नहीं उस मॉलिक्यूल में, बिना स्ट्रक्चर बनाए, बिना कुछ नहीं करना, सिर्फ देखा और पता चल जाए थायो लिंकेज है या नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे सर, हमें तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, राइट, या फिर कुछ बच्चों ने याद किया होगा वो उनको भूलता है, कंफ्यूजन होता है, राइट। तो कुछ ना हो इसके लिए 3 तरीके, ध्यान से देखना आप। SnO6 2- चाहे 2- बोलो और चाहे 2- नहीं बोलना है तो इसके पहले H2 लगा लो, मतलब H2SnO6, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों, ठीक है ना। तो H2SnO6 बोलिए, SnO6 2- बोलिए, इस फॉर्म में दिखाई दे आपको, या फिर दूसरा S2O2 2- दिखाई दे, यहाँ भी आप चाहो तो H2 लगा सकते हो 2- हटा के, और तीसरा S2O3 2- के फॉर्म में दिखाई दे। अगर इन तीनों के फॉर्म में 3 में से दिखाई दे रहा कोई एग्जांपल तो समझ लेना कि वो थायो लिंकेज उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जैसे अभी भी मैंने इसकी बात की थी, मैंने इसीलिए इसको क्लीन नहीं किया, मैंने बोला था ना कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, कैसे मैं पहचान गया, देखते ही बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए, इसीलिए पहचान गया। जरा देखो S4O6 है और H2 है, राइट, तो H2 S4 n की जगह क्या रहा, 4, n की जगह 4 है, हाँ है, ठीक है ना। O6 मतलब इसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा, इसमें थायो लिंकेज प्रेजेंट होगा, थायो लिंकेज प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। इसमें परऑक्सी लिंकेज कोई पूछे तो नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला परऑक्सी लिंकेज नहीं, इसमें कौन सा लिंकेज है, थायो लिंकेज, देखा पहचान गया। तो जो यहाँ n दे रखा है बच्चों, n क्या क्या हो सकता है, n 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है, मतलब इस n की जगह 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई नंबर रहेगा तभी उसमें थायो लिंकेज प्रेजेंट होगा। दूसरा तरीका क्या है, S2O2 2- दिखाई दे, S2O3 2- दिखाई दे, तो उसमें हमेशा थायो लिंकेज प्रेजेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार इन सब पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को इन सब में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रटते रटते वो परेशान होते हैं, उनको कंसेप्ट पता ही नहीं रहता कि किस में क्या बनाना है, का वो स्ट्रक्चर बनाते हैं और परेशान होते हैं और गलत करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको स्ट्रक्चर वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, ठीक है ना, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट है वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। अक्सर आपने पी ब्लॉक में, राइट, या फिर एस ब्लॉक में वाटर के साथ रिएक्शन देखा होगा, ज्यादातर पी ब्लॉक में ही मिलती हैं सब रिएक्शंस बच्चों, और इनको रट रट के बच्चे परेशान रहते हैं, ठीक है, और बहुत भूलते हैं, भयंकर कंफ्यूजन हो, ज्यादातर बच्चे छोड़ ही देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। कुछ नहीं, छोड़ना नहीं है, इनसे तो आसान ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं बच्चों, ठीक है, सबसे ज्यादा आसान यही सब होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आसान होते हैं बच्चों। पहला कंसेप्ट सुनिए, कंसेप्ट क्या है, वाटर के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो वाटर ना ही ऑक्सीडाइजर होता बच्चों, ना ही ऑक्सीडाइजर होता और ना ही रिड्यूसिंग होता, मतलब ना ही ये ऑक्सीडेशन करता है ना ही रिडक्शन करता है बच्चों। तो वाटर इज नॉट ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर, मतलब वाटर किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन नहीं कर सकता, तो वाटर ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर नहीं होता। एक कंसेप्ट ये पता चल गया। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग है कि वाटर इसका जो उसके बगल में दे रखा है उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं करेगा, रिडक्शन भी नहीं करेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है फास्फोरस का बच्चों, +5 है, तो प्रोडक्ट भी जो बनेगा उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही रहना चाहिए बस।
तो हाइड्रो H2O के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये फास्फोरस के साथ जाके ऐड होगा, मतलब फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन ऐड करना है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस रखना है, मतलब जितना इधर है क्वेश्चन उतना ही रखना है। तो +5 का प्रोडक्ट 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, आप चेक कर सकते हो। तो H3PO4 में आप चेक कर लो, फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन भी है बच्चों, ऑक्सीजन भी रहेगा उसके साथ, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो रिएक्शन नहीं भी आती है, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेना, राइट, और टिक कर देना। तो +5 नो चेंज, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ कितना है -1, यहाँ भी देखिए क्लोरीन कितना है -1, तो क्लोरीन ने किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं किया, ना फास्फोरस का चेंज किया, ना ही क्लोरीन का चेंज किया, इसलिए वाटर ना ही ऑक्सीडाइजर होता ना ही रिड्यूसर। अब ये एक मैंने बता दिया कंसेप्ट, इन सभी रिएक्शन का प्रोडक्ट आप अपने आप बना सकते हो, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि ऑप्शन रहेगा, तो आप खाली चेक करना है बस, ठीक है। तो यहाँ का जैसे मैं बना रहा हूँ, आप देखना ध्यान से, H3BO4 चेक करो क्या ये सही है, अपने से चेक करो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सही आए तो सही है, ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं आएगा तो सही नहीं है। चेक कर लिया। यहाँ पर कितना आ रहा है बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, +3 आ रहा है, क्या वहाँ 3 आ रहा है क्या, जरा देखो 8, क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है, 8 में से 3 चला गया, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब वो सही नहीं है। और चेक करो H3BO3, अब देखो चेक करो कितना आ रहा है बच्चों, 6 यहाँ पर 6 हुआ, 6 में से 3 चला गया, कितना आ रहा है 3, और यहाँ पर भी कितना है 3, मतलब ये करेक्ट है, सही हो गया, देख लो अब बस पता चल गया ना। और हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ HCl, आगे क्लोरीन का यहाँ भी -1 है, यहाँ भी क्लोरीन का -1 रहेगा बच्चों। तो देख रहे हो अपने आप सब पता चल जा रहा है। चलो इन सब का भी आप प्रोडक्ट जल्दी भी बना लो, अपने से बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर मेंटेन रखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में लगा दो जो भी है वहाँ पे, सल्फर आयोडीन है, एक में सल्फर है, 2 में आयोडीन है, जल्दी जल्दी करो। हो गया, बना लिया, चलो यहाँ भी बना देते हैं, H2SO3 चेक करो क्या ये सही है, चेक करना आपका काम है, ठीक है। अगर आपसे ये अभी नहीं भी बन रहा तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन रहेगा उसमें से खाली आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है बस। चेक करो बताओ ये सही है या गलत है। सल्फर का यहाँ पर कितना आ रहा 4, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, यहाँ चेक करो 4 आ रहा क्या, 6 में से 2 चला कितना रहा 4, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ भी बनाओ जल्दी से, इसका ही प्रोडक्ट बना लो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और आयोडीन के साथ मिलाना है, HiO4, जरा चेक करो सही है क्या, ठीक है। 8 में से एक हाइड्रोजन चला गया, कितना आ रहा है 7, यहाँ कितना आ रहा है आयोडीन, फ्लोरीन कितने 7, मतलब सही है ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी चेक कर लो बच्चों, अब यहाँ भी हाइड्रोजन आयोडीन था, यहाँ भी हाइड्रोजन आयोडीन है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 7 रखना था इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखना आपको 3 रखना है, तो बनाओ 3 वाला बना दो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, बन गया होगा, बना लिया सबने, क्या बना 3 रखना, तो ऑक्सीजन कम कर दो, HiO2 प्लस HCl, ठीक है ना, बन गया कि नहीं बन गया, चेक करो 2 4 4 में 3, हाँ 3 आ रहा, मतलब सही है प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो देखा कितना आसान थी ये सब रिएक्शन, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सब भूल जाओ सब भूल जाओ, ठीक है, पूरी रिएक्शन भूल जाओ, खाली एक पॉइंट, अगर वाटर दिखाई दे रहा है रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है वाटर के बगल में उसमें जो भी सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है, प्रोडक्ट 4 ऑप्शन में चेक कर लेना, जिसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा उसी को टिक कर देना, ठीक है ना, बस रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। चलो अब नोट मींस यहाँ पर एक पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा आप, जैसे यहाँ पर ICl3 था ना बच्चों, अगर NCl3 प्लस वाटर दे दे तो क्या बनेगा, यहाँ ICl3 था या NCl3 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, यहाँ पर कितना आ रहा 3 आ रहा है, तो क्या रखोगे, तो यहाँ बनेगा, यहाँ NH3 बनता है बच्चों, NH3 बनता है, क्या बनता है NH3। कई बच्चे यहाँ पर HNO3 बना के चले आते हैं, जबकि HNO3 नहीं बनता है, क्यों HNO3 नहीं बनता है, राइट, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा HNO3 ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है बच्चों, वो नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। तो ये याद रखना है, यहाँ पर ये नहीं बनता, इसको मैं हटा दूं क्या यहाँ से, चलिए मैं हटा देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NH3 बनता है, इसके साथ में जो HOCl बनता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, मैंने इन सब को क्या बोला, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या बोला, सब भूल जाने का। ठीक है ना, मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि आपको सब चीजें आती हैं, सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा पॉइंट सीख लिया तो सब कुछ रिएक्शन अपने आप आने लगती है। और अगर वो छोटा सा पॉइंट नहीं पता था वाटर के बारे में, तो फिर ये सब रिएक्शन आपको रटनी पड़ती और सब में कंफ्यूज होकर के सब गड़बड़ कर दोगे आप। तो ये सब भूल जाने का कोई टेंशन नहीं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना, NCl3, और ये पी ब्लॉक में रिएक्शन दे रखी है, अगर आप NCERT देखोगे बच्चों तो पी ब्लॉक में आपको रिएक्शन मिलेगी। ठीक है ना, NCl3 का वाटर के साथ रिएक्शन तो क्या बनता है, अमोनिया प्लस HOCl। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने लिख दिया, IMP इंपॉर्टेंट स्टार वगैरह लगा लेना। ओके, ठीक है, चलो इसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो इसी नोट में ही ये 2 पॉइंट और है बच्चों, मतलब नोट की ये 3 पॉइंट है, 1 2 और ये 3 पॉइंट नोट के। ठीक है ना, अगर आपको SF6 और वाटर या CCl4 और वाटर दे दिया जाए तो SF6 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता और CCl4 भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता बच्चों। SF6 क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे बनता है, यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से वाटर इस पे आके अटैक नहीं कर सकता, और यहाँ पर कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता। अब कई बच्चे कहेंगे अभी तक तो बहुत मजा आ रहा था, ठीक है, अब लास्ट में आपने कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं बच्चों आपको। ठीक है, सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते बस, और इसके अलावा और कोई नहीं है। मतलब आप ये मत सोचो, जितना है पॉसिबिलिटी वो सब मैंने बता दिया बच्चों। ठीक है ना, इसके पहले सब कुछ बताया था, कौन कौन रिएक्शन करेंगे, क्या क्या बनाएगा, सब वो टेक्निक थी। लास्ट में ये 2 एग्जांपल बस, SF6 और CCl4 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते बच्चे बस। ठीक है ना, और NCl3 जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिया और HOCl बनाएगा। बस ये 3 एग्जांपल खास थे, बस हो गया खत्म वाटर के साथ रिएक्शन की कंसेप्ट। ठीक है ना, आज के लेक्चर में मैं इतना ही बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना, अब आज के लेक्चर बनाने के बाद मैं इस लेक्चर को अपलोड करूंगा और मैं देखूंगा कि अभी जितना मैंने 45 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया होगा, तो जो मैंने बना दिया इतनी देर का अपलोडिंग में कितना टाइम लगता है ये मैं देखूंगा आज बच्चों। ठीक है ना, अगले लेक्चर में मींस कल जो लेक्चर आएगा बच्चों उसमें मैं इसका टाइम और इंक्रीज करूंगा। ठीक है, हो सकता है वो अगला लेक्चर मतलब कल का लेक्चर जो है वो 1.5 घंटे का रहे, 2 घंटे का भी हो सकता है बच्चों, मैं देखूंगा कितना टाइम के लिए मैं बना सकता हूँ उसको। ठीक है ना, ओके, तो अपलोडिंग का टाइम एक बार मैं देख लूंगा कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम अपलोडिंग में आती है। लेक्चर पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर तो मैं 4-5 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाता रहूँ बच्चों। कई बच्चे ऐसा बोलते भी हैं सर और लेक्चर बड़ा बनाओ, मैं भी ये चाहता हूँ लेक्चर खूब बड़ा से बड़ा बना के भेजूँ, लेकिन अपलोडिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर आपको टाइम से वीडियो नहीं मिल पाता। इसलिए एक बार आज इतना बनाने के बाद मैं देखूँ कितना टाइम लगता है, और अगर टाइम कम लगेगा तो कल मैं और वीडियो बना के 1.5 घंटे या 2 घंटे समथिंग ऐसा बना करके भेज दूंगा, पूरा फिनिश कर दूंगा इसको। ठीक है ना, ओके, चलिए बच्चों, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और जो बच्चे अब भी मेरे रिपीटर के बच्चे हों, मीन्स ऑर्गेनिक बैच के हों या रेगुलर रिपीटर के हों या 12th के बच्चे हों बच्चों, अगर किसी बच्चे को अब तक नहीं पता है कि वीडी सर ने वीडीज कैप्सूल मीन्स पूरा रिवाइज करना एक बार स्टार्ट करा दिया है, नहीं मालूम है, तो प्लीज आप अपने उस फ्रेंड को बता दीजिए ताकि उसका भी नुकसान ना होने पाए बच्चों। ठीक है ना, ओके, पढ़ते रहिए अच्छे से।